स्टूडेंट्स, बच्चों आज अपन 6 चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक। आज हम जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके प्रकार, इन्हें किस तरह से उपयोग में लिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्प्रेरक। बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। इनमें खुद में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग में, उसकी दर में परिवर्तित कर देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं। उत्प्रेरक का उपयोग जब अभिक्रिया में किया जाता है तो अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो इसकी परिभाषा को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। हमने पदार्थ लिया 2KClO3, ये हमारा अभिकारक है। हमने लिया 2KClO3, इसे हमने गर्म किया, ठीक है। और उत्प्रेरक हमने काम में लिया MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने जब 2KClO3 की अभिक्रिया में उत्प्रेरक मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO3 को काम में लिया, तो हमारा जो उत्पाद है वो क्या बनता है? 2KCl (3O2). दोबारा देखना बच्चों, जब हम 2KClO3 की अभिक्रिया में उत्प्रेरक को काम में लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को, तो ये क्या कर देता है? उत्पाद बना देता है 2KCl + 3O2। ये हमारा उत्पाद बन जाता है। इस अभिक्रिया में जो हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो कौन सा होता है? MnO2। MnO2 की वजह से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? आसानी से हो जाती है और शीघ्र होती है, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा पदार्थ लें तो वनस्पति तेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब वनस्पति तेल में हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं बच्चों, और उत्प्रेरक के रूप में हमने निकल को काम में लिया। जब हम वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं और उत्प्रेरक के रूप में निकल को काम में लेते हैं, तो हमारा क्या उत्पाद बनता है? वनस्पति घी। तब हमारा बनता है वनस्पति घी। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? उत्प्रेरक इन अभिकारकों से उत्पाद के बनने में जो वेग में या इनकी दर में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को लाते हैं। इनकी अभिक्रिया को जल्दी और धीरे दोनों कराने में मदद करते हैं। लेकिन उत्प्रेरक में खुद में कोई चेंज नहीं आता, ये खुद अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? उनमें चेंज ला देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस, वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई और उत्प्रेरक हमने निकल काम में लिया, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। बच्चों, ये तो हमने जाना उत्प्रेरक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग में परिवर्तन लाते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। पर बच्चों, अब पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार को उनकी अवस्था, क्रिया, इस आधार पर बांटा गया है। तो पहले हम देखते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक के प्रकार में पहला टॉपिक क्या है? अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। बच्चों, अवस्था यानी भौतिक अवस्था, बाहर के आकार के आधार पर, अवस्था के आधार पर हम उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे हैं। आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और इस आधार पर ही हम उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक के प्रकार में अवस्था के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी,
एक होता है समांगी उत्प्रेरक, दूसरा होता है विषमांगी। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक होता है। तो पहला बच्चों हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक, किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। तो बच्चों समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। दोबारा सुनना, वो रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, चाहे तीनों ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव या गैस, एक ही अवस्था में हो तीनों, तो ऐसी अभिक्रिया को समांगी और इसमें काम आने वाला उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, जैसे कि इसे एग्जांपल से समझते हैं। CH3COO CH3 ये है मैथिल एसीटेट। ये क्या है? मैथिल एसीटेट। मैथिल एसीटेट में हम हाइड्रोजल H2 मैथिल एसीटेट की क्रिया हम जल के साथ करवाते हैं और उत्प्रेरक काम में लेते हैं HCl। अब मैथिल एसीटेट कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव। H2O भी कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड में। और जो HCl है वो भी इसी अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों की अवस्थाएं समान हो गई ना। हमारे उत्प्रेरक की अवस्था, हमारे अभिकारक की अवस्था भी, उत्प्रेरक की अवस्था की भी। अब जब मैथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ कराई जाती है और उत्प्रेरक HCl काम में लिया जाता है तो हमारा उत्पाद क्या बनता है? हमारा उत्पाद बनता है जब हम मैथिल एसीटेट की क्रिया H2O से करवाए जाते हैं जो दोनों ही किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है, और उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं HCl, तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बनता है। और दूसरा बनता है हमारा CH3OH। ठीक है, ये समांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। देखो बच्चों, इसे एक और एग्जांपल लें हम, तो ये देख सकते हैं हम 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जब इसकी क्रिया O2 ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है और उत्प्रेरक के रूप में हम NO को काम में लेते हैं जो खुद भी एक क्या है? गैस है। जब 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है और उत्प्रेरक के रूप में हमने क्या काम में लिया? NO, तो हमारा उत्पाद क्या बनता है? SO3। तब हमारा उत्पाद क्या बनेगा बच्चों? 2SO3, जो खुद भी क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। जब हम 2SO2 जो खुद गैसीय अवस्था में इसकी क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो खुद गैस है, तो हमारा उत्पाद बनता है CSO3 जो गैस होता है। तो इसमें क्या हुआ? हमारा अभिकारक है वो भी गैस है, उत्प्रेरक है वो भी गैस है, और उत्पाद बना वो भी गैस है। तो तीनों की अवस्थाएं समान है ना। तो ये कैसा उत्प्रेरक होते हैं? समांगी उत्प्रेरक होते हैं, जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्थाएं समान होती हैं, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब बच्चों हम दूसरा भाग पढ़ते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक का, विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा हमारा क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक।
विषमांगी उत्प्रेरक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अभिकारक और उत्प्रेरक और उत्पाद वो अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये तीनों ही क्या होते हैं, अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अवस्था तीनों की समान नहीं होती है, उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, काम आने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों ही अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया N2, नाइट्रोजन गैस की क्रिया, हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस अवस्था में, जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है और उत्प्रेरक हम लेते हैं Fe, जो क्या है फेरिक, सॉलिड अवस्था में होता है, तो हमारा उत्पाद है वो बनता है 2NH3। हमारा उत्पाद क्या बनता है, 2NH3। जब हम N2 जो गैस की अवस्था में नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं और उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं Fe, जो सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, तो हमारा क्या बनता है NH3, 2NH3। अमोनिया का निर्माण होता है। ये अमोनिया भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, ठीक है। लेकिन हमारा अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरक वो होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं अलग अलग हों। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अवस्था के आधार पर हमने समांगी और विषमांगी दोनों उत्प्रेरकों को पढ़ा कि भाई ये दोनों उत्प्रेरक किस तरह से कार्य करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर। बच्चों, उत्प्रेरक के प्रकार में पहला था अवस्था के आधार पर, दूसरा है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर, अवस्था के आधार पर दो प्रकार थे, समांगी, विषमांगी, और क्रिया के आधार पर 4 प्रकार है। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्वतेज उत्प्रेरक और चौथा है जैव रासायनिक उत्प्रेरक। बच्चों, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।